गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 6 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में करना होगा। यानी यहाँ पे आप लोगों को आज जानने को मिलेगा कि भारत और किस देश के द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का जो कि उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर हम बिल्कुल फुल बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ आज का जो सेशन है उसे हम कवर करेंगे। तो आज का जो बोल सकते हैं कि लेक्चर है बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप जो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो रिवीजन किया जाएगा यहाँ पे कल का। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को ही हमने क्या मनाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया है। इसी के साथ नेक्स्ट की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो अगले 2 साल के लिए मेक्सिको को अभी अभी जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। आपको बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो किस साल इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सौर मंडल में किस ग्रह के पास 3 नए चंद्रमा की खोज की गई है? तो याद रखना है आपको यूरेनस और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नेपच्यून। ओके, तो दोनों को ही आपको याद रखना है। इसी के साथ भारत ने किस देश की नदी को जो है पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है? तो रावी नदी का बेसिकली जो पानी है जो कि पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसी के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? इनका नाम है निको सेल्ट। तो निको सेल्ट आपको याद रखना है, ये राइटर है किसके? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 24वें पीएम कौन बने हैं? तो इनका नाम है शाहबाज शरीफ, जो कि आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के 24वें पीएम बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ प्रो कबड्डी का 10वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है? तो पुनेरी पलटन के द्वारा अभी हाल ही में प्रो कबड्डी का 10वां सीजन जीता गया है। सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी आपको देखने को मिलेगा कि सुगम्य सहायक योजना की शुरुआत की गई है। इसी के साथ किस राज्य की चांदी तारकशी को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो उड़ीसा को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कटक जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, वहां पर अभी आपको देखने को मिलेगा कि तारकशी जो कि जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ किस राज्य के द्वारा सार्वभौमिक जीवन बीमा निगम की शुरुआत की गई है? तो नागालैंड के द्वारा अभी हाल ही में सार्वभौमिक जीवन बीमा निगम बोल सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ हमने क्या है, क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर प्रदीप महाजन। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो यहाँ हम बात करें कि डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है पूर्ण योजित चिकित्सा के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर प्रदीप महाजन की, तो ये इनके द्वारा जो है स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल और इसी के साथ जो है अनुसंधान केंद्र के संस्थापक बोल सकते हैं, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यही है, जिनके द्वारा जो है बायोसाइंस सॉल्यूशन के साथ इन्हें प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 के से जो है सम्मानित किया गया है। अब जान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे पूर्ण योजित चिकित्सा क्या होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जो कि ऊतकों और अंगों को ठीक करने के और उसके साथ उम्र बढ़ाने, बीमारी, क्षति या फिर दोष के कारण खोई हुई क्रिया प्रणाली को बहाल करने के लिए नए उपचार को विकसित किया जाता है और इसे जो है लागू करने पर केंद्रित किया जाता है। इसे ही हम पूर्ण योजित चिकित्सा कहते हैं। मानव शरीर में जो कि बोल सकते हैं कि कई तरह से जो है खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, लेकिन कई बार जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि कई इंसान के जो बॉडी का पार्ट होता है वो या फिर काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि पूर्ण योजित चिकित्सा का यहाँ पे काम लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसीलिए डॉक्टर प्रदीप महाजन को जो है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुना है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अभी अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एस चोक लिंगम को जो है अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुन लिया गया है।
आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड फॉर्मेशन को। तो चुनाव आयोग के द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनका नाम है एस चौकलिंगम को जो है महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुन लिया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 56 वर्ष के हैं, जो कि अगर हम बात करें इनके द्वारा जो है 1996 में जो कि चौकलिंगम के द्वारा महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में ये तैनात रहे। वहीं 1951 में बैच के आईएएस अधिकारी एसएम देशपांडे की जगह लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी जगह पर आ रहे हैं। तो इनका नाम है एसएम देशपांडे की जगह आ रहे हैं तो चौकलिंगम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर, जो कि भारत निर्वाचन आयोग है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझना है, सुनना है, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने भारत निर्वाचन आयोग से, तो आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जो है एग्जाम में करके आ सके। अब बात कर लेते हैं परिचय के बारे में। हम लोगों को पता है कि क्या है भारतीय निर्वाचन आयोग। तो याद रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारत में संघ व राज्यों के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने का काम कौन कराता है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की जाती है। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा बताइए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कि वोटिंग जो राइट है वो हमारा किस प्रकार का राइट है, फंडामेंटल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं जानना चाहती हूँ आप में से कितने लोगों को जो है ये बात पता है। इसी के साथ देश में चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का या फिर राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन कराता है। तो ये याद रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इन सभी का बोल सकते हैं कि चुनाव का संचालन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य विधानसभा, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इन्हीं के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो राज्यों में पंचायत होते हैं या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव का इसके साथ कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए भारत के संविधान का अलग से ही प्रावधान किया गया है। इसके लिए बनाया गया राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको दोनों बातों को याद रखना है। राज्य विधानसभा के चुनाव तो करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन पंचायत या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव जो होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। तो दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब बात करें यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो ये जो स्लाइड है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो स्टार बना के और अपने आंख और कान बोल सकते हैं ना, खोल के रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान की बात करें तो भाग किस में आता है। तो 15 में आता है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें जो कि 324 से लेकर 329 तक आपको जो है चुनाव के संबंधित आपको बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेंगे सभी आर्टिकल, जो कि 324 से 29 तक है। ये क्या है, तो एक आयोग की स्थापना करता है इन सभी मामलों में। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 324 की, जिसके अंतर्गत चुनाव का अधीक्षण या फिर निर्देशन नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, ये आर्टिकल कौन सा है, तो 324 है। आर्टिकल 325 की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान की सूची में शामिल ना करने या फिर इनके अधिकार को मतदान के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कोई भी जो है आपको धर्म के नाम पर, जाति या फिर लिंग के आधार पर जो है आपको वोट डालने से मना नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 325 में आपको प्रावधान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करें जो कि अनुच्छेद 326 है, जहां पर लोकसभा और राज्य के विधानसभा में चुनाव वयस्क मत अधिकार पर आधारित होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। जहां पर आप सभी को पता है कि आप लोग जो है वोट कब डालने के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं कि एलिजिबल है। तो आपको पता है सबको कि कितना है, तो 18 वर्ष। पहले कितना था, तो 21 वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद जो है 18 वर्ष कर दिया गया चुनाव डालने का। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसके कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चन पूछे मैंने छोटे से, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। इसी के साथ आर्टिकल देखने को मिलेगा 327, जिसमें विधानसभा में चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को आपको दिखाया गया है कि संसद की शक्ति है कि इस विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करना है। तो आर्टिकल कौन सा है, 327 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा है, तो आर्टिकल 328 की बात करें, ऐसे विधानमंडल में चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास शक्ति है। तो राज्य विधानमंडल के पास शक्ति की बात करें तो 328 आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, और संसद की शक्ति की बात करें तो आपको आर्टिकल 27 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें जो कि आर्टिकल है यहाँ पे 329, तो इसमें जो है चुनावी मामलों
मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वो आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है, तो आर्टिकल 329 लगाता है। आई होप आप सभी को जो है अच्छे समझ में आया होगा। अगर आइए जान लेते हैं यहाँ पर संरचना के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा आपको ईसीआई का। तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक चुनाव आयुक्त होते थे पहले, लेकिन आपको देखने को मिलेगा चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम होता है 1989 में। इसके बाद इसे क्या बना दिया गया, तो बहु सदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसी के अंतर्गत चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इसी के साथ आपको अन्य चुनाव आयुक्त मिलते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे जल्दी से कि अभी आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसी के साथ वर्तमान में ईसीई की बात करें यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि 2 चुनाव आयुक्त किए गए हैं। इसी के साथ इसमें राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मदद की जाती है, जो कि आईएएस अधिकारी की रैंक के लोग होते हैं। उन्हीं को जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो राज्य स्तर पर होते हैं उन्हें ही चुनाव आयोग के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कि चुनाव आयुक्त की बात करें, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है चुना जाता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराते हैं, तो ये आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चाहे आपको इसमें याद रखना है इनका कार्यकाल की बात करें जो कि 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो है आपको इस पद पे देखने को मिलेंगे। जो भी पहले हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही जो कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इनके द्वारा जो है भारत में निर्वाचन न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा भी प्राप्त होता है और समान वेतन और समान भत्ते आपको देखने को मिलेंगे निर्वाचन आयोग को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बोल सकते हैं कि यहाँ पे न्यायाधीशों के समान ही इनको जो है सैलरी दिया जाता है। तो दोनों बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दुबई में। दुबई में आपको जो कि देखने को मिलेगा अभी हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2023-24 में जारी के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 13,874 आपको देखने को मिलेंगे भारत में तेंदुओं की संख्या, जो कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा जो है 29 फरवरी 2024 को जो है नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में रिपोर्ट को जो है जारी किया गया था। इसी में बताया गया है कि अभी जो है कुल भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 13,874 जो कि आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बैकग्राउंड फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो कि पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन के बोल सकते हैं कि मंत्रालय इनके पास ही है, इनके द्वारा भारत में तेंदुओं की जो स्थिति बताई गई है 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें मैं बताया गया है कि भारत में जो है 28 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जो कि 70% जानवरों की अपेक्षित आवासों के ऊपर ध्यान को रखा गया है। इसी में केंद्र सरकार के नए प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके पूरे 50 साल हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि 2023 से लेकर 5 साल की अवधि में 150 करोड़ रुपए की बोल सकते हैं कि लागत के साथ भारत में मुख्यालय को बनाया जाएगा। किसके, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्थापना की मंजूरी भी दे दी गई है। इसे जो है 24 से लेकर आपको 2027-28 में आपको बनकर तैयार होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि भारत में जो कि तेंदुओं की आबादी है 2018 में कितनी थी, तो 12,852 थी, जो कि बोल सकते हैं कि 8% बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है, तो 13,874 आपको देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, एग्जामिनर जो है आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। इसी के साथ तेंदुओं की लगभग बोल सकते हैं 65% आबादी जो कि शिवालिक परिदृश्य में आपको संरक्षित क्षेत्रों में के बाहर जो कि मौजूद है। इसके अलावा 1/3 तेंदुओं की बात करें जो कि संरक्षित क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। ये बात करते हैं क्या है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में बताया था, तो मुझे लगा कि एक बार और आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो कि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, जो कि एक बहुउद्देशीय बोल सकते हैं कि बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो कि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है उनको जो कि आवास व संरक्षण प्रदान किया जाए, जिसमें 96 बड़ी बिल्लियों की श्रेणी में देशों व बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर श्रेणी देश
देशों, संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों और व्यवसाय को एक साथ लेके आने की बात की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका गठन की बात करें, जो कि प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है बाघों, शेरों, तेंदुओं व फिर हेम तेंदुआ, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पूमा, जैगवार और चीता सहित बड़े बिल्लियों के भविष्य व उनके निवासी स्थान को सुरक्षित करने के प्रयासों के ऊपर इसका पूरा का पूरा फोकस रहेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इसी के साथ इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। ये उन्नत की बात करें, ये उन नीतिगत पहलों की जो वकालत करता है, जो कि बोल सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण व प्रयासों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ेगा। इसी के साथ सदस्य जो देश होंगे उनके भीतर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों की बात करें, जिसके अंतर्गत प्राप्ति का भी योगदान दिया गया। आप सभी को पता है हमारे टोटल बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है। उसके अंतर्गत जो कि टारगेट रखे गए हैं 169 है। तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी एक बार और देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि 17 है। 17 की बात करें तो इन्हीं 17 गोल्स को जो कि हमें 2030 तक पूरे कर लेने हैं। तो इसी में से जो 15 नंबर का गोल है वही बात करता है लाइफ ऑफ लैंड की। तो इसी के ऊपर फोकस करते हुए हमें क्या लेके चलना है, सभी देशों को एक साथ जो कि 17 गोलों को कंप्लीट कर लेना है, ताकि जो कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग क्या करें, डेवलप करें और आने वाली जो कि हमारे जो बोल सकते हैं कि जो कि पीढ़ियां हैं उनको भी हम लोग जो है इस प्रकार की सुविधा भी देके जाएं जैसे हमें मिली हुई है। आप सभी को बताया मैंने अब कि अभी जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके लिए जो कि सदस्यों की एक सभा होगी, जो कि एक स्थायी समिति होगी, और इसी के साथ आपको बोल सकते हैं कि सचिवालय भी शामिल होगा इस समूह में। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ इसमें अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा जो कि आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जो कि संरक्षण के ऊपर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो भारत के द्वारा जो कि प्रोजेक्ट लॉयन को लेके आया गया, प्रोजेक्ट तेंदुआ लेके आया गया, चीता पूर्ण उत्पादन परियोजना को लेके आया गया, और इसी के साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लेके आया गया, हिम तेंदुआ संरक्षण भी लेके आया गया, ताकि हम लोग जो है अपने भारत में इन सभी के ऊपर जो कि फोकस कर पाए और उनको जो है कि संरक्षण भी दे पाए। इसी के साथ संरक्षण की स्थिति में हम वर्ल्ड के ऊपर बात करें तो क्या क्या किया जा रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा IUCN के द्वारा जो कि रेड लिस्ट में डाला गया है तेंदुओं को, और इसी के साथ जो कि आपको देखने को मिलेगा CITES के द्वारा जो कि अपेंडिक्स फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करें, जो कि प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके अंदर जो कि आपको तेंदुओं को देखने को मिलेगा शेड्यूल 1 में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास जो कि सबसे ज़्यादा जो कि तेंदुओं की संख्या है, तो यह देखिएगा जो देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कितनी संख्या है? तो 3900 संख्या के साथ आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगा कौन? तो मध्य प्रदेश। तो फिर से बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो कि नंबर 1 रैंक पे आया है। तेंदुआ स्टेट का खिताब बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप लोग जिस भी स्टेट से आते हैं वहां से आपको याद रखना है कि किस स्टेट में पर्टिकुलर कितने आपको तेंदुओं की संख्या है। तो एग्जाम में यहाँ से जो कि बोल सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 6 नंबर का है, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने जो है डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा नेपाल के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल और भारत के द्वारा डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर की उद्घाटन करने की बात की गई है। आइए समझते हैं ये है क्या। तो नेपाल में UPI की सुविधा के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड के द्वारा जल्द ही उद्घाटन किया गया है। भारत और नेपाल के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कि दिशा निर्देश के अनुसार शुरुआत की गई है। इसके द्वारा क्या होगा कि दोनों देशों के साथ जो कि वित्तीय सहयोग को मजबूत किया जाएगा, और दोनों देशों के बीच बात करें जो कि वित्तीय सेवाओं की अनुमति भी मिल गई है दोनों सरकार के द्वारा। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जान लेते हैं एक बार। तो भारत में जो कि नेपाल के राजदूत जिनका नाम है शंकर शर्मा के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश की सराहना की गई है। इसमें नए नियम में भारत और नेपाल के लोगों के बीच कई तरह के वित्तीय सेवाओं की अनुमति दी गई है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो इसमें नेपाल के नागरिकों के प्रति लेन देन में 2 लाख रुपए जो कि नेपाल भेजने की अनुमति को भी शामिल कर लिया गया है, और इसी के साथ वॉक इन ग्राहक प्रति लेन देन में 50,000 रुपए भेजने के लिए सक्षम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि नेपाल जो है भारत के साथ कितना बॉर्डर जो कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि साझा करता हुआ दिखाई देता है, तो कितना किलोमीटर है वो आपको जो कि उसमें बताना है, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 7 नंबर का है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई है? इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे तेलंगाना के द्वारा अभी जो है आपको देखने को मिलेगा इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं क्या है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिनका नाम है ए रावत रेड्डी के द्वारा 11 मार्च को जो कि इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत बताया गया है कि परियोजना जो कि समाज के आर्थिक रूप से वंचित सदस्य या फिर आवास से जिनके पास घर नहीं है उनको वो बोल सकते हैं कि ये विकल्प दिया गया है जिनके पास अपना खुद का घर हो सकेगा। पहले चरण में प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में 3,500 आवासों को जो है मंजूरी दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। इसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि सुनिश्चित करने वाले आवश्यकता बल पर दिया जाएगा। इस पहल में उन योग्य व्यक्तियों को लाभ मिले जिनके पास वास्तव में घर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट की बात करें जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार में आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है ब्रिजेश मेहरोत्रा, जिनको अभी हाल ही में यहाँ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर का है, अभी हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन मिलेगा नीरज चोपड़ा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हाल ही में बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बन गए हैं। भारत में मुख्य बोल सकते हैं कि प्रमुख पेट्रोल कंपनी में से एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी हाल ही में ओलंपिक और विश्व भाला फेंक चैंपियन जिनका नाम है नीरज चोपड़ा को अपने यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो नीरज चोपड़ा को जो कि बीपीसीएल के प्रीमियम पेट्रोल संस्करण स्पीड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे, इसलिए इन्हें जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का, भी हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनियमन कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा ढाका में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए जानते हैं यहाँ पर हम लोग बिम्स्टेक के बारे में। तो याद रखिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इंग्लिश में बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम देखने को मिलेगा। इसका सचिवालय की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। अध्यक्षता की बात करें तो श्रीलंका कर रहा है। इसके साथ स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को आपको देखने को मिलेगा बिम्स्टेक को स्थापित किया गया था। और महासचिव की बात करें जिनका नाम है तेंजिन लेकफेल, भूटान के हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बेसिक है बिम्स्टेक के बारे में। अब जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या रहा। तो सबसे पहले जो कि संस्थापक देशों में शामिल थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के द्वारा मिलकर इससे क्या बनाया गया? बिम्स्टिक बनाया गया। क्या बनाया गया? बिस्टिस्ट, ठीक है। जिसे दिसंबर 2022 में बात करें अगर तो 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार इसमें शामिल हुआ, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? बिम्स ईसी रख दिया गया। नेपाल के द्वारा जो है 1998 में यहाँ पर जो कि पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल होता है। साल 2004 में फरवरी में नेपाल और भूटान दोनों के दोनों पूर्ण रूप से सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसी के साथ 31 जुलाई 2004 को इसका पूरा नाम क्या कर दिया गया? बिम्स्टेक कर दिया गया। तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि किस प्रकार से जो कि बिम्स्टेक आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं बिम्स्टेक के सदस्य जो कि विदेश सेवा अकादमियों के संकायों के लिए 5 दिवसीय नियम के कार्यक्रम की पहली बार ढाका में शुरू हो रहा है। भारत के द्वारा इसमें बोल सकते हैं कि इस कार्यक्रम में 7 बिम्स्टेक देशों के विदेश सेवा अकादमियों की तरह बोल सकते हैं कि ये 13 संकाय भाग लेंगे, जहां पर 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश में आपको देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में आपको कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अब मैप में देखिए तो यहाँ पर वो सदस्य देश है 7 के साथ जो कि बिम्स्टेक में शामिल हैं। तो 7 देशों का बोल सकते हैं कि ये संगठन है जिसे बिम्स्टेक बोला जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, बी से यहाँ पे भूटान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बांग्लादेश देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। इसी के साथ आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा? नेपाल देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा, श्रीलंका देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा और आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो कि लोकेशन मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो कि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। इसी के साथ
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर को बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 1 सेकंड का काम है, आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।